क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कन्वर्जन की बात कर रहे होते हैं। कन्वर्जन वाले पार्ट का मतलब है कि हम लोग बेसिकली ये कंसंट्रेशन लेके चल रहे होते हैं कि एक अगर हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म दे रखा तो उसको हम लोग दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सके। तो एग्जैक्टली हम लोग उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, जैसे एक पार्टिकुलर कन्वर्जन में एक फॉर्मूला भी है, लेकिन इन जनरल हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से बात नहीं करेंगे। इन जनरल हम लोग का जो भी कंसिडरेशन चल रहा होगा वो पूरा का पूरा कंसिडरेशन एक जनरलाइज वे में चलेगा। तुमको वो जनरलाइजेशन सीखना है, क्योंकि जैसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं लेकिन फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर्मूला इनफैक्ट हम तुम्ही से डिराइव करवा सकते हैं, बट फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम सजेशन नहीं देते हैं किसी को भी याद करो, इनफैक्ट हम खुद भी याद नहीं किया करते हैं, क्योंकि जब जनरलाइजेशन के थ्रू काम करते हैं तो मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। कैसे कर सकते हैं उस चीज़ पे आते हैं। हेडिंग डाल दो, इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग थोड़े बड़े क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। एक ही बार में 4-5 पार्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे। पहले छोटे छोटे पार्ट्स को करेंगे। चलो ध्यान दो। जैसे शुरू का 2-3 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करके बताएंगे तुमको, उसके आगे के क्वेश्चंस को तुमको खुद से ट्राई करना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू काम करते हैं। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ 2 मोलर NaOH solution। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ 2 मोलर, मतलब मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, ऑफ अ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1 ग्राम पर ml के बराबर। डेंसिटी वाला पार्ट 1 ग्राम पर ml। चलो ध्यान दो। जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, पहला चीज ये कि हम लोग का कौन सा कंसंट्रेशन टर्म दे रखा है, और दूसरा कौन सा कंसंट्रेशन टर्म निकालना है। जैसे अपने पास क्वेश्चन में मोलैलिटी दे रखा है और मोलैरिटी निकालना है, तो सॉरी मोलैलिटी वाला पार्ट निकालना है और मोलैरिटी वाला पार्ट दे रखा है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखते हुए काम करना है कि जो भी चीज दे रखा उसका फॉर्मूला क्या है, जो भी चीज निकालना है उसके फॉर्मूले में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। जैसे सबसे पहला पार्ट, अगर हम लोग मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी, अच्छा पहले हम लोग मोलैरिटी की बात कर रहे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये गिवन है। अगर हम लोग मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट लीटर में होना चाहिए। ये लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन निकाल चुके थे, या फिर उससे पहले क्लास में डिस्कशन किया था थोड़ा बहुत। दूसरा, जब हम लोग मोलैलिटी की बात करेंगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किलोग्राम में होता है। यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं जबकि पहले वाले केस में सॉल्यूशन लेके चल रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, ध्यान रखना। दूसरे क्वेश्चन में तुमको इस चीज को खुद से सोच के देखना है। अगर सवाल में मोलैरिटी दिया तो बेसिकली हम लोग एक छोटा सा एजम्पशन लेके यहाँ पे कैलकुलेशन किया करते हैं। एजम्पशन लेके कैलकुलेशन करने का मतलब है कि हम लोग जनरलाइजेशन भी जो कर रहे हैं वो एक एजम्पशन के बेसिस पे करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपना कैलकुलेशन एग्जैक्टली सही आंसर देगा। एजम्पशन ये मानना होता है कि जो भी चीज गिवन है, जो भी चीज मोलैरिटी दिया कि मोलैलिटी दिया, जो भी चीज गिवन है उसमें जो भी पार्ट नीचे होगा उसका 1 यूनिट एज्यूम करना है। जैसे अगर सवाल में हम लोगों के पास मोलैरिटी दिया तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो उसका 1 यूनिट मतलब 1 लीटर एजम्पशन लेकर चलना होगा। अगर मोलैलिटी दिया तो उस केस में नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट वाला पार्ट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का 1 यूनिट मतलब 1 केजी एज्यूम करके चलना होगा। तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म गिवन होगा मोलैरिटी या मोलैलिटी में, उसमें उसके फॉर्मूले के हिसाब से जो भी वैल्यू नीचे होना चाहिए उस वैल्यू का 1 यूनिट एज्यूम करके चलेंगे। तो अभी अपने पास क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखा है, इसका मतलब मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे है, इसके 1 यूनिट को एज्यूम करके चलो। मतलब बेसिकली हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट 1 लीटर के बराबर है।
1 लीटर का मतलब हो गया कि हम लोग 1000 ml के बराबर वॉल्यूम कंसिडर करके चल रहे हैं। ये सबसे पहला अपना एजम्पशन हो गया। इस एजम्पशन के बेसिस पे 2-3 चीजें बहुत आसानी से निकल के आएंगी। क्या क्या निकालना है अब अपने को, इसके बाद देखते हैं। सबसे पहला पार्ट निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सवाल में दे नहीं रखा कहीं भी, ठीक है, तो ये चीज निकाल लेंगे, पहला चीज। दूसरा, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है हम लोगों को, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कहीं भी नहीं दे रखा। दिया क्या है, तो मोलैरिटी का वैल्यू और दूसरा डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम अगर माने हैं हम लोग, डेंसिटी वाला पार्ट दे रखा है, तो मास का कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आ ही जाएगा। तो हम लोग डेंसिटी वाले पार्ट को यूज करके कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। और एक और चीज, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम आराम से ले सकते हैं। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन का 1 लीटर एज्यूम करके चल लें, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि क्वेश्चन में NaOH दे रखा, ये चीज निकल के आ जाएगा। 2 मोलर सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन 2 मोलर के बराबर है, तो 2 मोलर इंटू वॉल्यूम 1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। तो एक जो चीज निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो चाहिए था, वो निकल के आ गया। एक काम तो हो गया। अब हम लोग को सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो सॉल्वेंट का वेट हम लोग निकालना क्या हो गया, एक मिनट, जो हम लोग सॉल्वेंट का वेट निकालना चाहते हैं, तो सॉल्वेंट के वेट निकालने में परेशानी ये है कि हम लोग के पास डेंसिटी सॉल्यूशन का दे रखा है, वॉल्यूम भी हम लोग सॉल्यूशन का माने हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम अगर कंसिडर करें भी, तो मास बाई वॉल्यूम के कंसिडरेशन में क्या निकल के आना है अपने पास, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया, तो यहाँ से हम लोग जो वेट है वो भी सॉल्यूशन का लेके चलेंगे और जो वॉल्यूम है वो भी सॉल्यूशन का लेके चलेंगे। इसका मतलब यहाँ से सॉल्यूशन का वेट निकल के आ जाएगा अपने कैलकुलेशन के लिए। सॉल्यूशन का वेट अगर निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं। डेंसिटी कितना दिया था, 1 ग्राम पर ml, मतलब ml के टर्म में वॉल्यूम को रखना पड़ेगा। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम वाला पार्ट अभी जस्ट ऊपर 1 लीटर एज्यूम करके चले थे, मतलब 1000 ml। तो यहाँ से 1 ग्राम पर ml और उधर 1000 ml, 1 ml का मास 1 ग्राम, 2 ml का मास 2 ग्राम, 1000 ml का मास 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम के बराबर वैल्यू आराम से ले सकते हैं यहाँ पे। तो पहला चीज तो ये निकल के आ गया, डेंसिटी से वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। बट हम लोगों को चाहिए नहीं वेट ऑफ सॉल्यूशन, हम लोगों को सॉल्वेंट का मास चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का मास, तो इसके कैलकुलेशन में हम लोग ये एजम्पशन लेके चल सकते हैं जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास मालूम है, सॉल्यूट वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स मालूम है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स से वेट ऑफ NaOH निकाले, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर है और NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो कोई। 40 के बराबर, तो 2 इंटू 40 मतलब 80 ग्राम के बराबर सॉल्यूट का मास निकल के आ गया। तो सॉल्यूट का मास मालूम पड़ गया हम लोगों को 1 लीटर के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मास मालूम पड़ गया हम लोगों को 1 लीटर के सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट यहाँ से निकल के आ जाना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, मतलब यहाँ से आ जाना चाहिए 920 ग्राम के बराबर। तो पूरे कैलकुलेशन में हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, वो चीज़ निकल के आ गया। उसके अलावा हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, वो भी चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर गए। तो यहाँ से आराम से मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 के बराबर बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो 1000 से जो डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 1000। तो यहाँ से अपना वैल्यू जो है हम इसी फॉर्मेट में छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, हम डेसिमल में उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे। ये चीज़ करेंगे तो यहाँ से 46 निकल के आएगा, 2 से और डिवीजन करेंगे तो यहाँ से 23 निकल के आएगा, ऊपर 50। तो यहाँ से अपना वैल्यू हो जाएगा 50/23। और अगर अप्रोक्सीमेट बात करें, अप्रोक्सीमेटली, तो 2.1 या 2.2 के अराउंड कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए, क्योंकि 25 होता तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स होता, बट 25 से थोड़ा छोटा वैल्यू है डिनोमिनेटर। तो अगर हम लोग का 50/25 होता तो वैल्यू 2 आता। अगर डिनोमिनेटर को हम लोग छोटा करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली 2.1 समथिंग के हिसाब से वैल्यू छोड़ सकते हैं। ये एक जनरलाइज तरीका, ध्यान रखना। इनफैक्ट जैसे स्कूल के एग्जाम में ये तरीका यूज कर सकते हैं, ये यूज करो भी, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इतने स्टेप्स लिखना मत, मतलब इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या क्या चाहिए, क्या क्या वैल्यू दे रखा, बस उसका ध्यान रखते हुए उन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करो। ये सारे के सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बहुत फास्टली हो जाएगा। बट ये स्टेप क्योंकि हम समझा रहे थे तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लिखे थे। अगर इन स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बोलो भाई, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बेसिक पार्ट में डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। एक जनरल कंसेप्ट है, जनरल तरीका है, ये 2 साल जिंदगी भर याद रहेगा तुमको, मतलब 2 साल क्या, जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये स्टेप्स में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट है? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखो एक बार। इस बार हम मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी दे रखे हैं, ठीक है? उसका तरीका हम बता नहीं रहे, पहले खुद से सोच के देखो, तो उसके बाद फिर हम लोग उसका तरीका डिस्कस करेंगे। फाइंड द मोलैलिटी, सॉरी मोलैलिटी तो दे ही रखा होगा। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सेम पार्ट है, बस यहाँ पे 2 मोलर के जगह पे 2 मोलल सॉल्यूशन डाल देते हैं, 2m ऑफ अ 2 मोलल Na सॉल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, और डेंसिटी सॉल्यूशन का लेके चल रहे हैं। जल्दी बना के बताओ भाई कोई। जो फॉर्मूला, जो चीज दे रखा, जो वैल्यू दे रखा, उससे एसोसिएटेड जो भी फॉर्मूला होगा उसमें जो वैल्यू नीचे होगा उसका 1 यूनिट एज्यूम करो। हेलो हाँ बोलो। सर, 100/54
100 बाई 54। हाँ ठीक है, हाँ सर 100/54। ठीक है बढ़िया। 2 लोगों का आंसर आ गया है, बाकी 1-2 लोग और आंसर निकालो, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। सर 100/54। 100/54, चलो बढ़िया। चलो ध्यान दो, एक बार अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। सवाल में चैट में कौन लिख रहा है 50/27, हाँ ठीक है वही 100/54। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा कि मोलैलिटी 2 मोलल है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट, मोलैलिटी का अगर फॉर्मूला कंसिडर करें, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी जस्ट ऊपर डिस्कस भी किया था, और सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होगा, पहला चीज। दूसरा निकालना क्या है, तो मोलैरिटी निकालना है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग को सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। और सवाल में केवल मोलैलिटी दे रखा और डेंसिटी दे रखा, मतलब ना नंबर ऑफ मोल्स दिया है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, बट डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम लोग को वॉल्यूम का सॉल्यूशन निकालना हो, सॉरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना होगा, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा, सॉल्यूशन का मास निकाल के काम कर सकते हैं। तो अगर ये निकालेंगे तो बाकी चीज़ें आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। और अगर हम लोग के पास मोलैलिटी दिया, तो जो भी चीज़ नीचे है इसका 1 यूनिट एज्यूम करके चलेंगे हम लोग। 1 यूनिट एज्यूम करने का मतलब है इस बार हम लोग का एजम्पशन आराम से 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंसिडर करके काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग का जो सॉल्वेंट है उसका मास 1 kg के बराबर है, ऐसा हम लोग बोलते हुए चल रहे हैं। तो अगर मान लो कि हम लोग ये कैलकुलेशन वाले पार्ट को डिस्कस करें, मोलैरिटी इज इक्वल ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन वाला पार्ट, अगर मान लो इसका डिस्कशन करना शुरू करें, तो 1 kg का मतलब हो गया कि हम लोग 1000 ग्राम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ये सबसे बेसिक एजम्पशन है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पहला चीज। दूसरा, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चले, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि इस बार NaOH दे रखा है वापस से, विल बी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 1000 ग्राम के बराबर मान के चल रखे हैं, लेंगे तो हम लोग किलोग्राम में 1 किलोग्राम मान के चल रखे हैं। इसका मतलब मोलैलिटी 2 के बराबर है और सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम के बराबर, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग अगर वेट ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लें, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 40 जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, इसका मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा 80 ग्राम के बराबर। तो सबसे पहला पार्ट वेट ऑफ NaOH निकल के आ गया हम लोग के पास। तो वेट ऑफ NaOH वाला पार्ट 80 ग्राम के बराबर है, सबसे पहला कंसिडरेशन जो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, तो हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो पूरे के पूरे एजम्पशन में हम लोग के पास सॉल्वेंट पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूट का मास हम लोग कैलकुलेट कर चुके। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। तो सॉल्यूट कितना है 80 के बराबर, सॉल्वेंट 1000 मान के चले थे, इसका मतलब टोटल 1080 ग्राम निकल के आएगा वैल्यू। तो सॉल्यूशन का मास निकल के आ गया। और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी ले सकते हैं। मास 1080 के बराबर है और डेंसिटी कितना था 1 ग्राम पर ml के बराबर। तो 1 ग्राम पर ml डायरेक्ट रिलेशन है, जितना मास उतना ही वॉल्यूम, जितना मास उतना ही वॉल्यूम, मतलब मास वाला पार्ट और वॉल्यूम वाला पार्ट एग्जैक्टली बराबर होंगे। और क्योंकि ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1080 ml। तो अब हम लोग जब कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं इस चीज को, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 2 के बराबर कैलकुलेट किया था ऊपर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1080 इन लीटर। तो ऊपर 1000 से, मतलब नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 54 आएगा। 100/54 इसका मतलब 50/27 लेके चल सकते हैं मोलर में। तो एक चीज देखो, लास्ट वाले केस में 50/23 आया था, तो हम लोग का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम बोले थे 2.1 समथिंग होगा। इस बार 50/25 जो अपना वैल्यू होता,
उससे डिनोमिनेटर को थोड़ा बढ़ा दिए। इन सब कैलकुलेशंस को सीखो, टाइम के साथ धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। तो 50/25 जो है इसके जगह पे वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। थोड़ा इंक्रीज करने का मतलब है 27 कर दिया है। तो ये वैल्यू 2 था, अगर डिनोमिनेटर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ा घट जाएगा। इसका मतलब वैल्यू 1.9 समथिंग या 1.8 समथिंग कुछ निकल के आना चाहिए। हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम, बट 1.8 या 1.9 समथिंग कुछ अपना वैल्यू निकल के आएगा। अप्रोक्सीमेटली हम 1.9 मोलर सॉल्यूशन आराम से बोल सकते हैं। किसी भी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और हम सजेशन देंगे, फॉर्मूला याद मत रखना। इसमें बहुत सारे बुक्स में फॉर्मूले दे रखे होते हैं, हर जगह दे रखे होते हैं, बताया भी जाता है कि फॉर्मूला याद कर लो। हम सजेशन देंगे फॉर्मूला याद मत करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें याद करने होगी केमिस्ट्री में। तो इसमें फॉर्मूले के हिसाब से काम मत करना। ऐसा काम करो कि 2 साल चीज़ें याद रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसे अगर तुमको दिखा होगा तो हम कैलकुलेशन बहुत ही अर्ली स्टेज में सीधा कर लिए थे, मतलब हमको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए क्या, मेरे दिमाग में अगर ये सब चीज़ें हैं तो इतना कैलकुलेशन लिखना नहीं पड़ेगा। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का टाइम चाहिए होगा। कुछ कुछ वैल्यूज केवल लिखते चले जाने होंगे, कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आराम से होता चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ट्राई करके देखो। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ H2SO4 solution, H2SO4 solution given percentage weight by weight is equal to 98, density of solution is equal to 12 gram per ml. Sir, 120. 120, हाँ दिख तो रहा है 120 शायद। हाँ 120। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो जल्दी। अच्छा, एक तुम लोग के ग्रुप में एक लेक्चर आया होगा ना, ये एम्पिरिकल फार्मूला का लेक्चर देख लिया था हम लोगों ने कि नहीं देखा है अभी तक? नहीं सर। देखो भाई उसको, तुम लोगों को सेल्फ रीडिंग का ही है एक्सरसाइज, उससे नोट्स भी तुम लोगों को वहीं से बनाना है। एम्पिरिकल फार्मूला वाला जो लेक्चर दिया था तुम्हारे ग्रुप में लिंक भेज दिया है, उस चीज को देख लो। देखा सर। जो भी लेक्चर रिकॉर्ड करके हम लोग डालेंगे पहले से, उसको देख लिया करना, क्योंकि अगले क्लास में हो सकता है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। तो बिना लेक्चर देखे हुए क्लासेस मत करना। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे हम लोग, 40 से 45 मिनट का ही रखेंगे। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं,
तो क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त स्पीड थोड़ा धीरे हो जाता है, मतलब 1 घंटे में जितनी चीज़ें पढ़ाते हैं वो हम लोग आराम से आधे घंटे में रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ा सकते हैं, बट फिर भी उसको हम 40 से 45 मिनट का रखेंगे ताकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो। और इस साल हम थोड़ा सा वेरिएशन भी कर रहे हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में। केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट भी चलेगा, जिसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सारे बेसिक टॉपिक्स वाले पार्ट हम लोग शुरू में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे स्कूल के सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्कूल के सिलेबस के चक्कर में हम लोगों का जेईई एडवांस का तैयारी नहीं हो पाता है। जैसे एक चीज़ देख रहा होगा, केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर चल रहा था, लेक्चर नंबर 21 चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग का, और लेक्चर नंबर 21 के बाद भी अगर हमको और कोई बोले कि हाँ पूरा 12th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दीजिए, तो अभी मेरे पास 10 लेक्चर और बाकी है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि 31-32 लेक्चर, वो भी 1.5 घंटे का केमिस्ट्री में। अब 31-32 लेक्चर का मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक वीक में अगर 3 लेक्चर लगाते हैं केमिस्ट्री का, तो उस तरीके से हमको 10 वीक चाहिए। 10 वीक का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 3 महीना केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, और इतना पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्कूल के एग्जाम के चक्कर में, स्कूल का सिलेबस कवर करने के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ा पाते इस चीज़ को। तो इसीलिए इस बार हम पहले भी सोच रखे थे कि स्कूल का एग्जाम को 100% फॉलो नहीं करेंगे, और लॉकडाउन में तो वैसे भी स्कूल नहीं चल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पैरेलल में शुरू करके रखेंगे। चलो भाई, डिस्कशन करते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, जिसका परसेंटेज वेट बाई वेट 98 के बराबर दे रखा और डेंसिटी 12 ग्राम पर ml दे रखा। तो सबसे पहला पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा, तो हम लोग उसमें एजम्पशन ऐसा लेके चलते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे वाले पार्ट में। मतलब ये जो फॉर्मूला है अपना परसेंटेज वेट बाय वेट, इसमें ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट हुआ करता था और नीचे वाले पार्ट में वेट ऑफ सॉल्यूशन होता था, और दोनों का यूनिट सेम लेके चलते थे हम लोग ग्राम के फॉर्मेट में, इनटू 100। तो बस एक ही चीज बोला था मैंने, नीचे जो भी चीज दे रखा होगा उसका एक यूनिट मान के चल रहा। बट देख के मालूम पड़ रहा है कि 1 ग्राम लेके चलेंगे तो बहुत रिगरस कैलकुलेशन होगा, तो 100 ग्राम लेके चल लो, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम लेके चलेंगे, तो परसेंटेज वेट बाय वेट 98 के बराबर है। इसका मतलब है कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन का 98% सॉल्वेंट वाला पार्ट रहेगा। मतलब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 98। इसका मतलब जितना सॉल्यूशन लेंगे उसका 98% सॉल्वेंट होगा। तो 100 का अगर 98% लेंगे, इसका मतलब 98 ग्राम सॉल्यूट निकल के आएगा। सॉरी, सॉल्यूट वाला पार्ट, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट निकल के आएगा। तो एक चीज़ मालूम पड़ गया, H2SO4 जो सॉल्यूट है उसका मास 98 ग्राम के बराबर है। तो अगर वेट वाला पार्ट 98 ग्राम के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो 98 डिवाइडेड बाई H2SO4 का मोलर मास भी 98 होगा, 1 के बराबर। तो H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, तो कंसंट्रेशन निकालना था। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 will be equal to number of moles of solute particle divided by volume of solution in लीटर। ऐसा हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो सवाल में डेंसिटी दे रखा है अपने पास, सवाल में सॉल्यूशन का वेट वाला पार्ट मान के चल चुके हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें इसी पार्ट में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ग्राम के बराबर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 के बराबर, और डेंसिटी वाला पार्ट 12 के बराबर दे रखा। तो इसको हम इसी फॉर्मेट में छोड़ देते हैं। बस एक चीज होगा कि डेंसिटी ग्राम पर ml है, और हम लोग का सॉल्यूशन वाला पार्ट ग्राम में दे रखा, तो हम लोग का जो वॉल्यूम है वो ml के टर्म में आराम से निकल के आ जाएगा। तो हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो 100/12 ml के बराबर निकल के आ गया। तब हम लोग आराम से फॉर्मूले में इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100/12। तो ये 12 वाला पार्ट ऊपर जाएगा, और उसको जब हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा लिख देते हैं 100/12। जब उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे बेसिकली। तो ये 12 और 1000 ये दोनों ऊपर जाएगा, तो अपने पास वैल्यू में 100 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 1000। तो ओवरऑल ये पार्ट कैंसल आउट होगा, बचेगा 12 इंटू 10, इसका मतलब 120 मोलर सॉल्यूशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेशन वाले पार्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इस केस में एक फॉर्मूला है जो हम लोग आराम से याद रख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम। मतलब ये फॉर्मूला ध्यान रखना सीधा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 डी एक्स बाई एम। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जिसमें ये जो डी वाला पार्ट है
ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो x वाला पार्ट है ये परसेंटेज वेट बाय वेट को, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, परसेंटेज वेट बाय वेट को रिप्रेजेंट कर रहा। और जो कैपिटल M है ये पार्ट मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा। एक ये फॉर्मूला है जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं 10 dx/m। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 dx/m। इसका मतलब ऊपर वाले सवाल के हिसाब से काम करे तो H2SO4 का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 इंटू सवाल में डेंसिटी दे रखा था 12 ग्राम पर ml के बराबर, तो यहाँ पे 12 ऊपर परसेंटेज वेट बाय वेट 98 के बराबर दे रखा था और मोलर मास वाला पार्ट 98 के बराबर होगा। ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से 120 मोलर सॉल्यूशन आएगा। और उसमें ये जो 10 वाला पार्ट है, ये 10 वाला पार्ट इसी एडजस्टमेंट को दिखा रहा है कि जब हम लोग सॉल्यूशन के मोलैरिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके कैलकुलेशन के टाइम पे जो हम लोग का ये फैक्टर आया था, यहाँ पे नीचे हम लोग 100 ml लेके चले थे और ऊपर 1000 से डिवाइड किए थे, मतलब 1000 से नीचे डिवाइड किए तो ऊपर लेके चले गए थे, तो उस वेरिएशन में ये 10 का फैक्टर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 10 वाले पार्ट को यूज करके चल रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको स्ट्रेट फॉरवर्डली यूज करना है, इसमें जनरलाइजेशन के हिसाब से काम मत करना। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा और मोलैरिटी दे रखा और डेंसिटी दे रखा तो इन सब में रिलेशन आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 dx/m। नोट कर लो इस चीज को। जनरलाइजेशन आना चाहिए लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे और क्वेश्चन से मूव करते हैं हम लोग। हाँ दीप, आवाज आ रहा है तुमको? दीप राज, यस सर। समझ आ रहा है टॉपिक? यस सर। कोई भी डाउट है यहाँ तक के 3 क्वेश्चंस में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फॉर्मूला नोट करना है तो कर लो। मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 dx/m। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। फॉर अ 2 molar CH3COH solution, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, या पहले 1 ग्राम पर ml लेके चलते हैं। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट पहला पार्ट मोलैलिटी, दूसरा पार्ट मोल फ्रैक्शन, थर्ड पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, फोर्थ पार्ट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हाँ ठीक है, यही 4 पार्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके देखो। थोड़ा बड़ा सवाल है, 4 पार्ट है तो तुमको हम 8 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 37 हो रहा है, 45 में डिस्कशन शुरू करेंगे। उससे पहले अगर सबका आंसर आ जाता है तो पहले डिस्कशन शुरू कर लेंगे। हाथ रेज कर लेना अपना। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना, मतलब बिल्कुल सब्जेक्टिवली मत सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अप्रोच के हिसाब से काम करना।
फोन से कनेक्ट कर लो, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जल्दी बनाओ भाई, 4 मिनट का टाइम बाकी है, जल्दी बनाओ। कृतिका, तुमने अभी क्लास ज्वाइन किया है क्या? कृतिका, आवाज आ रही है? ऑडियो अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप आराम से। कृतिका, आवाज आ रही है? कुछ बोल ही नहीं रही जी। आया भी आंसर, जल्दी बताओ। और इतना टाइम लगेगा नालायक लोग, जल्दी बताओ भाई। सर मोलालिटी 2 ही निकला
और weight by weight 12% और weight by volume भी 12% एक और मोलैलिटी 2 निकला, नहीं 2 नहीं आएगा, गलत आंसर। नो सर 25/11। तो नहीं मालूम, लो देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 120, इसका मतलब हो जाएगा 880 इंटू 1000, इसके हिसाब से 44 और ऊपर 100, 4 से 25/11 आ रहा है मोलैलिटी। यस सर। 25/11। और मैंने तुम लोग को बोला था कि काम मेरा बहुत फास्टली हो सकता है, इतने में मेरा कैलकुलेशन हो गया, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए था, एक्चुअल में इससे ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। चलो ध्यान दो, जैसे जो स्टेप लिखे थे वो स्टेप तो चलो ठीक है, बट ऑब्जेक्टिवली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, और उन सब चीज़ों को मेंशन कर रहा है, ठीक है। और ढंग से सुनना, कहीं पे कोई भी दिक्कत होगा तो पूछना। पहला चीज़, मोलैरिटी दिया तो हम लोग एजम्पशन क्या मान के चल रहे थे कि 1 लीटर का सोल्यूशन है, ठीक है। 1 लीटर का अगर सोल्यूशन है मतलब 1000 ml हो गया, ये हम दिमाग में रख सकते हैं अपने पास। और डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर ml, तो 1 ग्राम पर ml डेंसिटी का मतलब है जितना वॉल्यूम उतना ही मास, या जितना मास उतना ही वॉल्यूम। तो 1000 ml का मतलब हो गया हम लोग के पास जो मास वाला पार्ट है वो 1000 ग्राम के बराबर है। तो ये तो हम लोग पहले ही स्टेप में कैलकुलेट कर लिया, कहीं कुछ लिखे नहीं, बस दिमाग में कैलकुलेट कर लिया और पेपर में बस ये वैल्यूज लिख लिए, ठीक है। पहला चीज। दूसरा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट अगर निकालना हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, मतलब सीधा 2 के बराबर लिख लिया है। और यहाँ से जब मास निकालेंगे CH3COH वाले पार्ट का, मतलब सॉल्यूट वाले पार्ट का, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास 60 के बराबर होता है एसिटिक एसिड का, तो 2 इंटू 60 कर लिया, मतलब इसका मतलब यहाँ से मास वाला पार्ट 120 ग्राम निकल के आ गया। तो सॉल्यूशन का मास मालूम पड़ गया, सॉल्यूट का मास मालूम पड़ गया, तो सॉल्वेंट का मास यहाँ से आराम से सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट मतलब 1000 माइनस आराम से हम लोग 120 के बराबर 880 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ 44 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। उसके बाद 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25/11, मतलब ये अपना आंसर निकल के आएगा। तो हम फॉर्मूला क्यों याद रखें, फॉर्मूले में सारे के सारे टर्म्स जो होते हैं वो क्यों याद रखें, जब मेरा 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो जब स्टेप्स लिखेंगे तो टाइम लगेगा, बट अगर स्टेप्स को दिमाग में खा जाएंगे थोड़ा बहुत तो उसमें टाइम नहीं लगने वाला है, क्वेश्चन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन आना चाहिए 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 880 डिवाइडेड बाई 18, मतलब 36 हो गया, तो 916 ऊपर भी 36 जाएगा, 36 डिवाइड बाई 36 प्लस 880, इसका मतलब 36 डिवाइड बाई 916, ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। 36 डिवाइडेड बाई 916, तो हम लोग का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्यूट का। जिसको भी डाउट हो पूछ सकता है। बोला भाई जल्दी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थर्ड वाले केस में क्या आंसर आना चाहिए? परसेंटेज वेट बाई वेट बोला है 12 12। वैसे परसेंटेज वेट बाई वेट बिना फॉर्मूले के भी अप्लाई कर सकते थे। सॉल्यूशन का वेट 1000 ग्राम निकाला था हम लोगों ने क्वेश्चन में, तो अगर सॉल्यूशन का वेट 1000 ग्राम है, सॉल्यूट का वेट नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से 120 निकाले थे, तो 120 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वेट 1000 इंटू 100, ये भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज वेट बाई वेट वाला पार्ट 12 के बराबर आराम से निकल के आ जाएगा। बट अगर मान लो इस सवाल में केवल मोलैरिटी देता और ये परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने बोलता तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते। यहाँ चारों बोला था तो मेरा काम उसके बिना भी चल जा रहा है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आ रहा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेके चले थे? 1000 ml के बराबर। तो इस केस में वेट ऑफ सोल्यूट 120 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी 1000 ml
1000 ml इंटू 100, ये भी पार्ट अगर देखो तो 12 के बराबर ही आएगा। और सिंपल लॉजिकल चीज भी है। डेंसिटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 gram per 1 ग्राम पर ml। तो जितना मास उतना ही वॉल्यूम। तो अगर जितना मास है उतना ही वॉल्यूम है, तो वेट बोलो या वॉल्यूम बोलो से क्या फर्क पड़ जाएगा? दोनों तो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ही 1 ग्राम दे रखा है। मतलब मास और वॉल्यूम एग्जैक्टली आपस में बराबर है। तो जितना मास डालेंगे उतना ही वॉल्यूम भी डालेंगे न्यूमेरिकली। इसका मतलब जितना परसेंटेज वेट बाई वेट आएगा उतना ही परसेंट वेट बाई वॉल्यूम भी निकल के आना चाहिए। 12% के बराबर आराम से काम कर सकते हैं। अगर डेंसिटी का वैल्यू 1 ग्राम पर ml की जगह कुछ और होता, तब उस केस में अपना आंसर भी अलग निकल के आना चाहिए था, ऐसा हम लोग बोल सकते थे। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखेंगे। इन चारों पार्ट में अगर किसी को कहीं कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लो, और अगर डिफिकल्टी नहीं है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो। फॉर अ 2 मोलल CH3COH सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इस बार 1.2 ग्राम पर ml। थोड़ा हम बस डेंसिटी चेंज कर रहे हैं। 1.2 ग्राम पर ml, या फिर 1.2 भी मत लो, 1.2 1.12 लेके चले गए। चलो ठीक है यार, चलो 1.2 ही लो, कैलकुलेशन फिर इधर उधर हो जाएगा। 1.2 ग्राम पर ml कैलकुलेट। पहला पार्ट इस बार मोलैरिटी कैलकुलेट करना है पहले। दूसरा पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट है, पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH। थर्ड पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना ही करना है। और फोर्थ पार्ट आराम से हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, और फोर्थ पार्ट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बताओ कैलकुलेट करके। सर मोलरिटी 20 आना चाहिए। मोलैरिटी 20। 20? हाँ अरे भाई नहीं यार, गलत आंसर है। 2 के नियर अबाउट आएगा, 2 पॉइंट समथिंग या 1.9 समथिंग, 1.8 समथिंग आएगा। 20 नहीं आ सकता। 30/14। 30/? 14। तो 30/14 का मतलब हो गया 2.1 समथिंग, 2.18 या 2.17 इस टाइप का कुछ आंसर आएगा, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग ही है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखो फिर हम बताते हैं। 20 नहीं आ रहा कहीं से भी। एक्चुअल में डेंसिटी 1.2 दे रखा है, तो मेरे हिसाब से वैल्यू 2 से डायरेक्टली 10 के मल्टीपल में तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही होगा। आ गया सर सारे का। अच्छी बात है। इसका आंसर है रविशेखर। चलो ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो। हम एक काम करते हैं, हम आंसर बताते चले जाते हैं और बाकी लोगों से आंसर भी मैच करा के देखते चले जाना। सवाल में नंबर ऑफ मोल्स 2 लेके चल सकते हैं, और
अगर हम लोग 1.12 ग्राम पर ml लेके चलते तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता, पर ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 120 बाई यहाँ से 56 हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 54 और यहाँ पे 5 7। कितना आंसर बता रहा था? 30 बाई 30/14। 30/14। अच्छा हाँ ठीक है 30/14 मतलब 15/7 के बराबर वैल्यू। ठीक है, पहले वाले का आंसर 15/7 के बराबर है। 2.1 2.1 समथिंग, 2.1 लेंगे तो 3 बचेगा, 2.14 के राउंड आ रहा है ना। दूसरे का होगा 36/1036। एक सेकंड रुक जाओ, देख लेते हैं। नंबर ऑफ होस्ट 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1000। हाँ ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में 36 डिवाइडेड बाई 1036 के बराबर, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हम। तीसरे वाले केस में जब कैलकुलेशन करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 1200/112%। 1200 बाई 112%। एक ऐसा जवाब दे दिया मेरे को, कुछ तो सिंप्लीफाई कर। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ वाले पार्ट में 8 और 28। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से 2 मतलब 5, यहाँ वाले पार्ट में 14, फिर 15 और यहाँ पे 7। यहाँ पे आएगा वैल्यू 75/7 के बराबर। 75/7 का मतलब हो गया 10.7 अप्रोक्सीमेटली 10.7%। परसेंटेज वेट चौथे बाई का आएगा वॉल्यूम, 90/7। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम वाले पार्ट में हम लोगों का वेट वाला पार्ट 120 के बराबर दे रखा और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 1120 डिवाइडेड बाई 1.2 के बराबर था इनटू 100। तो उसके हिसाब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हटा ही देते हैं तो ऊपर बचेगा 12, 112। इसका मतलब 3 टाइम्स, नीचे वाले पार्ट में 28 टाइम्स। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 30 आएगा, यहाँ वाले पार्ट में 7 आएगा। इसका मतलब 90/7 के बराबर आ रहा है। 90/7 का मतलब हो जाएगा 14 इंटू 7 नहीं 12 74 12.84 के बाद 6 बचेगा 8, 12.8% के बराबर। 12.8% के बराबर वैल्यू आना चाहिए फोर्थ वाले केस में। बताओ अभी इन चारों पार्ट में कहीं पे कोई भी दिक्कत है किसी भी आंसर में तो आराम से पूछ सकते हैं, जिसको भी दिक्कत है पूछ लो। सुमित को दिक्कत? हाँ सर। अरे तो पूछना, दिक्कत है तो हम पूछते रहेंगे, इनविटेशन कार्ड दे तुमको, दिक्कत है तो बताओ। नहीं नहीं, इतना टाइम में नहीं हो पाएगा, थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। अच्छा ज्यादा समय चाहिए? हाँ। यार ये तो गलत चीज है, इतना टाइम में हो जाना चाहिए सवाल, बहुत मुश्किल भी नहीं है। नहीं अमन? थोड़ा टाइम चाहिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, वो तो बढ़िया चीज है। लेकिन देख लेना, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? नहीं अमन? अभी वगैरह कर सकते। हाँ भाई अमन। दीप कोई डाउट है? सेकंड सर। सेकंड वाला पार्ट चलो ठीक है। जैसे जब मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर के बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH वाला पार्ट 2 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन में हम लोग अजम्पशन जो लेके चल रहे थे वहां से 2 के बराबर आएगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH 2 के बराबर। और क्योंकि सवाल में मोलैलिटी दिया है तो मोलैलिटी का मतलब हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट वाला पार्ट बेसिकली H2O है, मतलब वेट ऑफ H2O आराम से 1000 ग्राम के बराबर मान के चल रहे हैं। तो अगर H2O का मास मालूम है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 के बराबर। तो यहाँ से अपना कैलकुलेशन 18 इंटू 2 36, और ये 18 जब ऊपर जाएगा तो वापस से 36 आएगा।
36 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 1000 मतलब 1036 के बराबर वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। और कोई डाउट? नहीं। जल्दी बोलो भैया, और कोई डाउट किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो मान के चल रहे हैं कि तुम्हारा ये कंसंट्रेशन टर्म वाला जो टॉपिक है काफी अच्छे से क्लियर हो गया। तुम्हारा जो बुकलेट है उस बुकलेट वाले पार्ट में जहाँ पे टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखा है वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर तो हमको ध्यान नहीं है, शायद से 89 से है, बट वो बुकलेट में खुद से देख लेना। बुकलेट के एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 89 से लेके शायद 99 तक जितने भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया ही था, बाकी क्वेश्चंस 88, 89 से लेके 99 तक आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा तुम्हारे वर्कशीट में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वर्कशीट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम लोगों को रिएक्शन वाले पार्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हम लोग आज टॉपिक शुरू करते हैं अपना, जो हम लोग का स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन वाला पार्ट था उससे रिलेटेड पार्ट। तो हेडिंग डाल दो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, और इसी चीज को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में मोल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन और मोल एनालिसिस मैथमेटिकली भी काम कर सकते हैं हम लोग और थियोरेटिकली भी काम कर सकते हैं। पहले हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेशंस का डिस्कशन करेंगे ताकि तुमको लॉजिक मालूम पड़े, ताकि तुमको यूनिटरी मेथड मालूम पड़े। फिर उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से भी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे जिससे सवाल पूछेंगे वही फटाफट जवाब देते जाएगा। यार अमन, तुमको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। हाँ भाई सुमित, एक चीज बताओ, मार्केट में तुमको हम भेज रहे हैं पेन खरीदने के लिए, ठीक है? जी। जो जो सवाल पूछेंगे बताते जाना। एक पेन का प्राइस 4 रुपीज है, तो 16 रुपए में कितना पेन आएगा? 4 पेन। 4 पेन आएगा। 50 पेन लाने के लिए कितना रुपये चाहिए होगा? 200 सर। 200। 104 रुपए में कितना पेन आएगा? तो 21 21? 26। नहीं सर, 26। अब इतना टाइम लगेगा क्या? एक चीज इसमें बाकी लोग भी ऑब्जर्व करो, जब शुरू के 2-3 डिजिट थे तो कैलकुलेशन आसानी से हुआ, जब 200 था तो भी कैलकुलेशन आसानी से हुआ, जैसे ही थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आना शुरू हुआ तो फिर मुश्किल बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है? एक और चीज बताओ, 206 रुपए में कितना पेन आएगा? 52। 52 आ जाएगा? 52? नहीं, 51 सर। 51। 52 नहीं आ पाएगा? 2 रुपए डिस्काउंट नहीं बोल सकता है कि सर बल्क में पेन ले रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए? बोल सकते हैं ना? ये दुकानदार से जान पहचान नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा। 52 पेन आ पाएगा क्या, ये बताओ? आ सकता है। तो 2 रुपये और देंगे तो आ जाएगा। हम 2 रुपए नहीं दे रहे, हम 206 रुपए देके भेज दिए तुमको। अब आप आगे बताओ, 52 रुपीज, सॉरी 52 पेन आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आ पाएगा, ठीक है? 51 पेन आएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं 51 पेन आ गया, तो कितना पैसा बच जाएगा अपने पास? 2 रुपये बचेगा। 2 रुपए बच जाएगा, तो 2 रुपए हम साइड में लिख देते हैं जो बच गया, ठीक है? अंशिका, तुमको जवाब देना है। मान लो कि अगर हम लोगों के पास सेम कैलकुलेशन है, 1 रुपए इसका 4 पेन है, मान लो हम लोग के पास 30 रुपए है, तो कितना पेन मिलेगा? 7। उससे ज्यादा नहीं मिलेगा? नहीं। ठीक है, कितना बच जाएगा? 2 रुपया। 2 रुपए, ठीक है। हम कंडीशन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है? मान लो मेरे पास 30 रुपए तो है, ठीक है, मान लेते हैं, या फिर मान लो चलो 28 रुपए लेके चलते हैं, तो कितना पेन मिल सकता है अपने को? अंशिका जवाब देते जाओ। 7। मान लो दुकानदार के पास 5 पेन है, तो कितना पेन मिल पाएगा? 5 ही देगा। 7 मिल पाएगा क्या?
नहीं मिल पाएगा। तो कितना पैसा बच जाएगा अपने पास? 8 रुपए और बच जाएगा। 8 रुपये बच जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये ऑब्जर्वेशन जो है ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आराम से बचपन से ये सब चीज़ देखते आ रहे हैं। पेन और रुपीज़ में 1:4 का रिलेशन है। 1:4 का मतलब एक पेन 4 रुपीज़, या 4 रुपीज़ एक पेन। उल्टा भी हो सकता था, 4 पेन 1 रुपीज़, पहले बचपन में आता था। ये चॉकलेट इस टाइप का आता था कि 1 रुपये में 4 चॉकलेट आता था, तो उस तरह का भी रिलेशन हो सकता था। बट रिलेशन अपना 1:4 का है, 1:4। अगर हम लोग एक पेन बोलेंगे तो 4 रुपीज़ हो सकता है। तो पेन का जो कोफिशिएंट है, जैसे हम लोग जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, मान लो A + B और प्रोडक्ट बना रहा, तो जब इसको बैलेंस आउट करते हैं तो A के आगे कोफिशिएंट कुछ होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जैसे मान लो N2 वाला पार्ट अगर H2 के साथ कंबाइन किया तो NH3 बनाएगा। इसका मतलब N2 के सामने हम लोग जब बैलेंसिंग करते हैं तो 1 होता है वैल्यू, H2 के आगे 3 होता है और NH3 आगे 2 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, मतलब पेन के आगे 1 है वैल्यू तो रुपीज़ के आगे 4 है वैल्यू। बैलेंसिंग के टाइम पे बैलेंस करने का लॉजिकल मतलब क्या बोल रहे हैं, एक पेन से कितना पेन रिलेटेड है, ये अपना बैलेंसिंग है। जैसे एक N2 से कितना अमोनिया रिलेटेड है, तो एक N2 से टोटल 2 अमोनिया रिलेटेड है। एक N2 से कितने H2 रिलेटेड है, तो एक N2 से 3 H2 रिलेटेड है। 3 H2 से कितना अमोनिया रिलेटेड है, तो 3 H2 से 2 अमोनिया रिलेटेड है। जैसे आजकल मार्केट में ऐसा चलने लग गया है, गोलगप्पा के दुकान में जब जाते हैं तो पहले 1 रुपए का गोलगप्पा आता था, अभी 10 रुपए का 6 गोलगप्पा आता है। तो इसका मतलब बेसिकली 5 रुपए में 3 गोलगप्पा आता है। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इसमें तो अंशिका का जवाब बहुत तेजी से आएगा, क्या भी अंशिका? नहीं सर, बहुत दिन से नहीं खाया। हाँ मतलब खाते तो थे ना, बहुत दिन से खाए नहीं अलग बात है। तो मार्केट में वैसे मिल रहा है भाई, गोलगप्पा तो मिल रहा है, हम तो खाते हैं रोज जा करके। नहीं सर, चीरा चास में नहीं मिल रहा है। घटिया जगह फिर चीरा चास। नहीं सर, बहुत डेवलप हो गया है। चीरा चास, अबे हम बोकारो में रह रहे हैं 6 कर साल से, गया है। हमको मालूम नहीं है क्या? हमको सब मालूम है। चलो छोड़ो। जैसे 10 रुपए में 6 गोलगप्पा है, ठीक है। तो इधर रुपीस का कैलकुलेशन चल रहा है, इधर गोलगप्पा का कैलकुलेशन चल रहा है। तो 55 रुपीज में कितना गोलगप्पा आएगा? जिसको जवाब देना दे सकता है। 33। 33 पक्का? हाँ। यस सर। सबका आंसर आ गया, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा तो तुम लोग गोलगप्पे वाले के पास भेजेंगे, वो तुमको बता देगा कैसे 55 रुपीज में 33 गोलगप्पा आएगा। एक चीज देखो यहाँ पे, 10 रुपीज में 6 गोलगप्पा था, तो 10 को जब 55 में कन्वर्ट किए तो हम लोग बेसिकली 5.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किए। तो जिस फैक्टर से हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन किए, एग्जैक्टली सेम फैक्टर से हम लोग दूसरे जगह भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5.5 के बराबर। तो 6 इंटू 5.5, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, और 6 इंटू 0.5 3 के बराबर होगा। इसका मतलब वैल्यू 33 आराम से निकल के आएगा। तो जब 55 रुपीज़ होगा तो उस केस में 33 गोलगप्पा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। बट एक चीज़ देखो, हम लोगों का जो 10 और 6 था, मतलब 10 रुपीज़ और 6 गोलगप्पा, इसका रेशियो हो जा रहा है बेसिकली 5:3। तो हम लोगों का जो 55:33 है, इसमें भी रेशियो चेंज नहीं होने वाला। 11 से जब डिवाइड करेंगे तो एक तरफ 5 आएगा और दूसरी तरफ 3 आएगा, मतलब रेशियो एग्जैक्टली सेम ही निकल के आने वाला है हम लोग की तरफ से। एग्जैक्टली इसी चीज़ को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में पुट अप करते हैं। जब हम लोग रुपीज़ की बात कर रहे हैं तो इसके आगे 10 का वैल्यू चलेगा तो सामने वाले पार्ट में हम लोग के पास 6 का वैल्यू चलेगा, या फिर इसके आगे अगर 5 का वैल्यू चलेगा तो सामने वाले पार्ट में 3 का वैल्यू चलेगा। 5:3 का रेशियो हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस पूरे कैलकुलेशन में हम लोग के पास 5:3 का रेशियो आराम से निकल के आ रहा है। हम लोग इसी चीज़ को मोल कंसेप्ट में अप्लाई करके चलते हैं। जैसे हम लोग को ये डे टू डे एक्टिविटी है, इतने रुपए में ये चीज़ मिलता है, इतने चीज़ में ये इतना ग्राम होगा, या फिर इतने, मान लो जैसे 1 किलो आम खरीदते हैं तो 1 किलो आम में इतना आम चढ़ रहा है, तो 2 किलो में कितना चढ़ेगा, 2 किलो में 5 आम होंगे कि 10 आम होंगे। ये सब जो डे टू डे एक्टिविटी है, यही सब चीज़ें बेसिकली मोल एनालिसिस है। बट हम लोग करते क्या है, इसको मोल के टर्म में बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 रुपये में 3 गोलगप्पा, तो 10 रुपये में 6, 55 रुपये में 33। सेम चीज़ हम लोग
एक रिएक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो एक रिएक्शन दे रखा है ऐसा, पहले एक छोटा सा रिएक्शन लेके चलते हैं, ए से बी वाला पार्ट चल रहा। अगर मान लो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 3, इस चीज को जो बैलेंसिंग के टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लगता है, इस चीज को हम लोग इन जनरल बोलने के लैंग्वेज में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ये बोलने का तरीका होता है, कोई स्टीशियोमेट्री बोलते हैं, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला पार्ट 2 के बराबर है और बी वाले पार्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 के बराबर है। तो हम लोग जो गोलगप्पे का रिलेशन निकाल के चल रहे थे या फिर पेन और रुपीस का रिलेशन निकाल के चल रहे थे, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे होगा। ए वाला पार्ट जो रिएक्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में बी वाले पार्ट का क्या रिलेशन है, तो 2A 3B का फॉर्मेशन कराएगा। तो ए का मॉलिक्यूल बोलो या मोल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मॉलिक्यूल बोल सकते थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए 3 मॉलिक्यूल ऑफ बी बनाएगा। तो जब हम लोग मॉलिक्यूल को, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज को, अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था तो 2 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल था 3 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। बेसिकली हम लोग डिवीजन में केवल एवोगाड्रो नंबर से ही तो डिवीजन कर रहे हैं। पहले हम लोगों का मॉलिकुलर रेशियो 2:3 था और अभी मोलर रेशियो 2 डिवाइडेड बाई Na/3 डिवाइडेड बाई Na है। तो Na तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, पहले भी 2:3 था, अभी भी 2:3 है। तो मॉलिकुलर रेशियो बोलो या मोल के रेशियो के टर्म में काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग इन जनरल मोल के ही टर्म में काम करेंगे और बोलने का तरीका हम लोग ये यूज करेंगे, ए का कोफिशिएंट 2 के बराबर है, बी वाले पार्ट का कोफिशिएंट 3 के बराबर है, तो उस केस में ए वाले पार्ट का 2 मोल बी वाले पार्ट के 3 मोल का फॉर्मेशन कराएगा। ये बोलने का लैंग्वेज होगा। या फिर बी के 3 मोल के लिए ए वाले पार्ट का 2 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो रिएक्टेंट खत्म होता है, प्रोडक्ट बनता है, मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा या डिकम्पोज होगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ए का 2 मोल बी के 3 मोल का फॉर्मेशन कराएगा, 2 वाला पार्ट 3 का फॉर्मेशन कराया। तो जब यहाँ 4 लेते मतलब इसका 2 गुना लेते, तो इस केस में 3 का भी 2 गुना, इसका मतलब 6 मोल का फॉर्मेशन करा सकते थे। अगर मान लो यहाँ 10 लेते तो इस कोफिशिएंट के 5 टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी आराम से इसके 5 टाइम्स के बराबर, मतलब 15 के बराबर आराम से बन सकता है। तो हम लोग इसी चीज को मोल एनालिसिस या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। रिएक्टेंट का इतना अमाउंट प्रोडक्ट के कितने अमाउंट का फॉर्मेशन करेगा, रिएक्टेंट का ये अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो ऐसा एक्सप्रेशन दिया 2A प्लस B प्रोडक्ट वाले पार्ट में 4C, तो इस केस में या फिर एक और भी चीज लेते हैं 3D, मान लो 4 पार्ट दे रखा, तो रिएक्टेंट में जो रेशियो है वो 2:1 है। रिएक्टेंट हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन करने की कोशिश करेगा, इस एक चीज का ध्यान रखना है। जब भी कभी रिएक्शन होगा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में ही चलेगा, हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो मेंटेन होता है। मतलब ए वाले पार्ट का 2 मोल बी वाले पार्ट के 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा, सिंपल सा पार्ट है। सिमिलर टाइप से सॉरी, ए वाले पार्ट का 2 मोल बी वाले पार्ट के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो ए का 2 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। या उल्टा भी बोल सकते थे, बी का 1 मोल ए वाले पार्ट के 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हम लोग इसको मोल के टर्म में बोल तो रहे हैं, लेकिन ये 2 वाला पार्ट और ये 1 वाला पार्ट मोल नहीं है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। मतलब बेसिकली एक इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के टाइम पे हर एक कंपोनेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हर एक कंपोनेंट के आगे क्या हम लोग कोफिशिएंट लगाते हैं, एग्जैक्टली केवल यही चीज है। तो इस केस में बी का कोफिशिएंट 1, ए का कोफिशिएंट 2, मतलब हम लोग जो भी रिएक्शन कराएंगे वो 2:1 रेशियो में कराएंगे। वो मॉलिकुलर रेशियो हो या मोलर रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का 2 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा और ए वाले पार्ट में कोफिशिएंट 2 है, सी वाले पार्ट में कोफिशिएंट 4 के बराबर है। तो यहाँ पे 2 मोल 4 मोल का फॉर्मेशन कराएगा, ये आराम से बोल सकते थे। तो अगर 2 मोल 4 मोल का फॉर्मेशन करा रहा तो 1 मोल 2 मोल का फॉर्मेशन कराएगा, ये भी टर्म आराम से यूज करके काम कर सकते हैं। या फिर इसी से हम लोग आगे की चीजों को भी रिलेट कर पाएंगे। मान लो 15 मोल है, तो सी के बारे में अगर बात करेंगे तो 2 मोल अगर 4 का फॉर्मेशन करा रहा
तो 2 को 7.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो 4 को भी 7.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब आराम से हम लोग 30 मोल के बराबर का वैल्यू ले सकते हैं। और ऐसा भी देख सकते हैं ए और सी 1:2 रेशियो में है, मतलब जितना ए खत्म होगा उसका 2 गुना सी बन रहा है। 2 और 4 जस्ट डबल है, जितना ए खत्म होगा उसका जस्ट डबल सी वाला पार्ट बनेगा, ऐसा हम लोग बोल के चल रहे हैं। तो अगर 15 मोल ए खत्म होगा तो उसका जस्ट डबल मतलब 30 मोल्स का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ये हम लोगों के बोलने का एक सिंपल लैंग्वेज होगा जो हम लोग को कंसिडर करके काम करना है। इसी मोल मोल एनालिसिस को या फिर इसी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन वाले पार्ट को हम लोग अपने किसी भी रिएक्शन के टाइम पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला चीज़, मास के टर्म में कभी काम नहीं करेंगे हम लोग। ऑल्दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट जो पूरा खत्म होगा वो मास ऑफ द प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर केवल एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, या एक रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट है, तब उस केस में कितना मास किस में कन्वर्ट हो रहा है ये नहीं बता सकते हम लोग। तो इसलिए मास के टर्म में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मोल कंसेप्ट में प्रेशर और वॉल्यूम वाले पार्ट को सीखेंगे नहीं। वो चीज़ तुमको धीरे धीरे अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग जब गैसीय स्टेट सॉल्व करेंगे, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे, तब उस केस में कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जब उस केस में हम लोग प्रेशर के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तुमको टाइम के साथ आएंगी। हम लोग यहाँ पे प्रिसाइजली केवल मोल्स के टर्म में कैलकुलेशन करेंगे। मतलब मास दिया तो मोल्स कैलकुलेट करो, फिर मोल्स से प्रोडक्ट वाले पार्ट को रिलेट करके आराम से क्वेश्चन से कैलकुलेशन करते चले जाना है। और उसमें एक और छोटा सा टर्म आएगा जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था अभी। जैसे ये पार्ट था, ये जो दोनों कंडीशंस मेंशन किए थे कि हम लोगों के पास 30 रुपीज़ थे, ठीक है, 30 रुपीज़ थे, लेकिन सामने वाले के पास अगर हम लोग गए तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हम लोग के पास रेशियो मेंटेन्ड नहीं था। रेशियो मेंटेन्ड नहीं होने का मतलब 1:4 रेशियो मेंटेन्ड नहीं था। हम लोग के पास जो 30 है वो किसी तरीके से रेशियो पे फिट नहीं हो पा रहा था, एटलीस्ट इंटीग्रल वैल्यू में। तो हम लोग 7 पेन लेके आ गए और 2 रुपये अपने पास एक्स्ट्रा बच गया। बट अगर इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किए, जैसे नीचे वाले पार्ट में बोले थे हम लोग कि 28 रुपीज़ थे अपने पास, लेकिन शॉपकीपर के पास 5 ही पेन थे, तो हम लोग ला तो सकते थे 7 पेन, लेकिन अगर शॉपकीपर के पास पेन ही खत्म हो गया तो हम लोग पेन कहाँ से लेके आ पाएंगे। तो ये जो रेशियो है 1:4, ये मेंटेन होना जरूरी है। ये मेंटेन होने का मतलब जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसी भी 2 रिएक्टेंट में, मान लो 2 रिएक्टेंट ए और बी है, जब भी रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है, मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2:3 रेशियो उनके नंबर ऑफ मोल्स से मेंटेन होना चाहिए। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो उनके गिवन नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर नहीं है, इसका मतलब कुछ पार्ट कम है, कुछ पार्ट रिलेटिवली ज़्यादा है। जैसे इस पेन के केस में किया था हम लोगों ने, 28 रुपीज़ थे अपने पास, लेकिन सामने वाले के पास 5 ही पेन था, मतलब अपना रेशियो 1:4 का मेंटेन नहीं हो पा रहा था। पेन 5 था जबकि रुपीज़ 28 के बराबर दे रखे थे। तो हम लोग का जो ये है पेन वर्सेस रुपीज़, ये पार्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा था। अगर ये मेंटेन नहीं हो पाया अपने इस रेशियो के बराबर, तो इस केस में डेफिनेटली जितना मैक्सिमम अमाउंट हम लोग पेन खरीद सकते थे उतना नहीं मिल पाएगा। हम लोग 7 पेन खरीद सकते थे, लेकिन मिला हम लोग को 5 ही पेन। इसका मतलब हम लोगों के पास थोड़ा एक लिमिटेशन आ गया। अब पैसे का लिमिटेशन हो या फिर पेन का लिमिटेशन हो, हम तो एनी हाउ पेन कम खरीद करके ला रहे हैं। जैसे मान लो इसको ऐसा कंसिडर कर ले हम लोग कि शॉपकीपर के पास 5 पेन था और हम लोग के पास 28 रुपीज़ है, तो हम लोग को कितना पेन मिलेगा। तो इस केस में अगर शॉपकीपर के पास 5 पेन है, हम लोग के पास ऑल्दो 28 रुपीज़ है, बट पेन हम लोग को 5 ही मिल पाएगा क्योंकि शॉपकीपर के पास पेन खत्म हो गए। दूसरा कंडीशन, शॉपकीपर के पास 7 पेन है, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन बस लेके चल रहे हैं। शॉपकीपर के पास 7 पेन है बट हम लोग के पास 20 रुपीज़ है, तो इस केस में क्या होगा। तो इस केस में भी हम लोग को 5 ही पेन मिल के आएगा। तो दोनों में से कुछ भी पार्ट हो, पैसा ज़्यादा था पेन कम था तो भी कम पेन मिला, पेन ज़्यादा था बट रिलेटिवली पैसा कम था तो भी हम लोग पेन कम मिला। तो इस तरह का एक सिचुएशन हम लोग आराम से अपने कैलकुलेशंस में भी
ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का पेन वर्सेस पैसे का रेशियो, जो एक्चुअल रेशियो है, एक पेन वर्सेस रुपीस वाले पार्ट का रेशियो, अगर उस रेशियो के बराबर निकल के आ रहा है तब तो हम लोग के लिए सब कुछ ठीक है। बट अगर नहीं आ रहा तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम अमाउंट जो अचीव कर सकते हैं तो वो अचीव नहीं करेंगे। और इसी चीज को मोल कंसेप्ट वाले पार्ट में एक कंसेप्ट के नाम से लोग मेंशन कर देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली ये चीज है, जैसे पहले वाले केस में पेन खत्म हो गया, तो पेन खत्म हो गया तो हम लोग को कम पेन मिला। बट दूसरे वाले केस में पैसा कम पड़ गया, तो पैसा कम पड़ गया तो भी हम लोग को कम पेन मिला। तो जो पहले खत्म हो गया पूरा का पूरा आउटपुट उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। मतलब पहले केस में पेन खत्म हो गया तो आउटपुट पेन के हिसाब से डिसाइड हो गया, दूसरे वाले केस में पैसा खत्म हो गया तो आउटपुट पैसे के हिसाब से डिसाइड हुआ। तो जो भी चीजें आउटपुट को लिमिट कर देती है उस चीज को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हैं। रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट बोलने का मतलब ही बेसिकली रिएक्टेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलो या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी चीजें एक रिएक्शन के टाइम पे पूरे आउटपुट को लिमिट कर देगी, कंट्रोल कर देगी, उस चीज को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट आराम से बोल सकते हैं। तो पहले वाले केस में लिमिटिंग रिएजेंट पेन था, जबकि दूसरे वाले केस में पैसा लिमिटिंग रिएजेंट निकल के आ रहा था। ये हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट पहला पार्ट हम लोग केवल एक सिंपल मोल एनालिसिस करेंगे, रिएक्टेंट इतना दे रखा, ये प्रोडक्ट का अमाउंट बताओ, या ये दो रिएक्टेंट्स है, ये इतना दे रखा, प्रोडक्ट का अमाउंट बताओ। एक रिएक्टेंट ये दे रखा, दो प्रोडक्ट बन रहा, प्रोडक्ट का अमाउंट बताओ, वॉल्यूम बताओ, मास बताओ, नंबर ऑफ मोल्स बताओ। ये सब शुरू में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन शुरू का यही सब रहेगा। फिर उसके बाद ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है, इस चीज का इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। लिमिटिंग रिएजेंट ऐड करने के बाद अब वही चीज में मॉडिफिकेशन होगा। अब प्रोडक्ट का अमाउंट बताओ, अगर रिएक्टेंट ये है और ये रिएक्टेंट है तब उस केस में प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मेंशन करेंगे। जिनको ये यूनिटरी मेथड में कंफ्यूजन होता है, जिनको कंफ्यूजन नहीं होता उनके लिए तो बेस्ट है, बट जिनको भी यूनिटरी मेथड में कंफ्यूजन होता है वो अपना कंफ्यूजन दूर रखते हुए मैथमेटिकली कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज का पार्ट भी हम आराम से नेक्स्ट क्लास में मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में केवल जैसे बेसिक कंसेप्ट जो बताना था ये बता दिया, एक बार थोड़ा सा इस चीज का रिवीजन कराएंगे हम, और रिवीजन कराने के बाद हम लोग का ये क्या बोलते हैं क्वेश्चंस वाला पार्ट हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्डेड लेक्चर में हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे, 30 से 40 मिनट का लेक्चर होगा, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम लोग को ये कंसेप्ट तो बता ही दिया है, उन कंसेप्ट को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीक का जो भी शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से अपना ये डिसीजन हम लोग देख लेंगे। अभी तक के पार्ट में कोई भी किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, कहीं का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और ध्यान रखना